हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के आखिरी लेसन के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 2 और वैसे है ये सीरीज का लेसन नंबर 6। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं थे वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो यूनिट नंबर 3 चल रहा था हमारा, वो चल रहा था इश्यूज इन ओपन इकोनॉमी की ओपन इकोनॉमी के अंदर किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि ये फोर सेक्टरल इकोनॉमी है, यानी कि जब फॉरेन ट्रेड हम ओपन कर देते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट भी चालू कर देते हैं और एक्सपोर्ट भी चालू कर देते हैं, और जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। वो सब जो है हम देखते आ रहे हैं पिछले चैप्टर से, यानी कि यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर थे, एक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और एक हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। मतलब इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज रेट्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सचेंज रेट की बात जो है वो कुछ कुछ तो हुई थी पिछले चैप्टर के अंदर भी, ठीक है, लेकिन अब भी हमें थोड़ा डीप में बात करना है और इसका रिलेशन समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन चीजें जो है हम इस कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करनी होंगी। तो मात्र 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज रेट। हमें समझना पड़ेगा एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूं कि जब भी हम किसी एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जो कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है ना, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब सपोज करो कि मुझे जो है वो अपने इंडियन रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब मुझे अपनी डोमेस्टिक करेंसी कितनी खर्च करनी पड़ेगी एक यूनिट के डॉलर को बाय करने के लिए, यानी कि $1 को बाय करने के लिए, उसी को मैं क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि भाई जो $1 की वैल्यू है, $1 की वैल्यू है वो मान लेते हैं 85 रुपीज है, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी भी सेम नहीं होती, टाइम के साथ ये वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती है, यानी कि ट्रेड होने की वजह से ये वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। जनरली अभी जो है ये 80 से लेकर 90 के बीच में रेंज कर रही है। तो इसलिए मान लेते हैं कि $1 की जो वैल्यू होगी 85 है, यानी कि अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 85 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, और अगर $10 खर्च करने होंगे तो मैं तो आती होगी, तब मुझे 850 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, कन्वर्जन चार्ज होता है वो तो चलो बैंक लेता है, लेकिन मेनली जो है इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर मुझे डॉलर में कन्वर्ट करवाना है। तो वही बात यहाँ पे आई। तो एक्सचेंज रेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हमें किसी भी करेंसी का एक यूनिट यानी कि एक क्वांटिटी खरीदनी है, उसके लिए हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी कितनी खर्च करनी पड़ेगी, उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास ये आता है वो आता है इवेल्युएटिंग एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। अब एक्सचेंज रेट की मैं पॉलिसीज भी समझ रही होंगी, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट को इवेल्युएट करने में हेल्प करती हैं या फिर अफेक्ट करती हैं। तीसरा, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फिर हमें समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट में और इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो किस तरह का रिलेशन है, जिसमें मैंने आपको समझाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो पिछली वीडियो के अंदर, कि जब भी एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है तो एक्सचेंज रेट के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नेट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। हम एक्सपोर्ट कम कर देते हैं और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट कम होता है तो नेट एक्सपोर्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था इसी यूनिट के। अब इसके बाद इवेल्युएटिंग हाउ करेंसी फ्लक्चुएशंस। हमें भी समझना पड़ेगा कि करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस होती है इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। वो बात मैं कर भी चुका हूं कि वो कहीं ना कहीं कंट्री के एक्सपोर्ट को इफेक्ट करती है एंड इंपोर्ट कॉस्ट को। तो किस तरीके से करती है वो जो है ना, वो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे समझेंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर मैं चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एज नेशंस, अगर हम नेशन की बात करते हैं, एज नेशंस एंगेज इन ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी यानी कि यहाँ पे 4 सेक्टर, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, यहाँ पे 4 सेक्टर काम कर रहे होते हैं। कंज्यूमर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिंग, या फिर ऐसे हो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, या फिर प्रोड्यूसर कह लो आप, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और फिर हमारे पास क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जब हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर अलग गुड सर्विसेज जो है वो बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेक्टर्स आ गए, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, ठीक है, और कंज्यूमर, और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी होती है यहाँ पे क्या,
ओपन इकोनॉमी। तो एज नेशंस एंगेज इन ग्लोबल ट्रेड, तो इसका मतलब क्या है कि नेशंस जो है अब ग्लोबल ट्रेड में एंगेज है, यानी कि हम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए, कुछ गुड्स के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है, और कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज के लिए वो भी हम पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम इसे इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इसी तरीके से ट्रेड बैलेंस जो है वो क्रिएट होता है। कई बार हम ट्रेड सरप्लस में होते हैं, कई बार हम ट्रेड डेफिसिट में होते हैं, कई बार हम ट्रेड बैलेंस के अंदर होते हैं। ट्रेड बैलेंस कब होता है? जब हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि सपोज करो हमने 500 करोड़ की गुड्स सर्विस यूज करी और हम 500 करोड़ की गुड्स सर्विस सेल भी कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या है, ट्रेड बैलेंस है। और ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिपेंडेंट कम है फॉरेन कंट्री के गुड्स सर्विस पे, वो हम ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने सिर्फ 500 करोड़ के गुड्स सर्विस खरीदे, लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया 1000 करोड़ का, तो हम किसमें है? ट्रेड सरप्लस के, 500 करोड़ के ट्रेड सरप्लस के अंदर है हम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब हमने फिर इंपोर्ट कितना किया? वही सेम 500 करोड़ का, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट किया हमने सिर्फ 250 करोड़, तो हम 250 करोड़ के ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जो है ट्रेड बैलेंस या फिर ट्रेड किस तरीके चल रहा है वो पता करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन देयर करेंसीज बिकम पिवटल फैक्टर्स। तो हम सब ग्लोबल ट्रेड में यहाँ पे क्या एंगेज है, और जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और जो एक्सचेंज रेट्स हैं बिटवीन देयर करेंसी, हमारी करेंसीज के बीच में बिकम पिवटल फैक्टर, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस शो करते हैं, एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। तो ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं हम चेक कर सकते हैं किसके जरिए? एक्सचेंज रेट के जरिए या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए। अगला पॉइंट क्या आता है? एक्सचेंज रेट सर्व एज हार्ट बीट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो क्या है? हमारा हार्ट बीट है इंटरनेशनल ट्रेड का। किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। मतलब बिना एक्सचेंज रेट के हम इंटरनेशनल ट्रेड जो डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सचेंज रेट का, किसके साथ? ट्रेड के साथ। ट्रेड यानी कि इंपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट के साथ, ठीक है। सब चीजें जो है वो हम कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट से पता कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वन करेंसी, जो कहीं ना कहीं एक करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद हम पता कर सकते हैं अगेंस्ट अनदर, दूसरे के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे मैंने अभी भी बोला ना कि अगर हमें $1 खर्च करना है, इसका मतलब क्या है? 85 रुपीज खर्च करने होंगे, तो ये क्या हो गया? एक तरह से एक्सचेंज रेट ही हो गया, क्योंकि ये दिखाता है कि एक करेंसी जो है, ठीक है, वो दूसरी करेंसी के अंदर कैसे एक्सचेंज की जाएगी। फ्लक्चुएटिंग द रिस्पॉन्स टू अ myriad ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं किसी भी तरह के, तो हम इसे पता कर सकते हैं पॉलिटिकल एंड मार्केट फोर्सेस। अब यही नहीं, पॉलिटिकल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो भी मार्केट फोर्सेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मार्केट फोर्सेस कौन होते हैं? डिमांड और सप्लाई, एंड एक्सचेंज रेट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग कॉम्पिटिटिवनेस। और यही नहीं, एक्सचेंज रेट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को शेप करने में भी काम करता है ऑफ नेशंस एंड इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और यही एक चीज को डिटरमाइन करता है कितना जो गुड्स का फ्लो और सर्विसेज है यहाँ पे हो रही है। इस कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर्स। और यही नहीं, जो कैपिटल है वो कितना मूव कर रही है। यानी कि इन सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट सिर्फ ये नहीं देखता कि हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, वो ये भी चीज चेक करता है कि इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स का फ्लो हो रहा है, कितने सर्विस का फ्लो हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट उस पर भी अफेक्ट डालता है। इसके अलावा कैपिटल कितना मूव कर रही है बॉर्डर के अक्रॉस, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक रिलेशन हमारे बाकी कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कैसे हैं, ठीक है। और यही नहीं, उनके ट्रांजैक्शन के अकाउंट को बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट होता है ट्रांजैक्शन को मेजर करने का। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसा है वो पता करने का तरीका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के साथ, चाहे वो गुड्स को बाय करने का हो, चाहे वो इंपोर्ट करने का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट करने का हो, वो सबका सब जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता कर सकते हैं। ये हमारा वो अकाउंट होता है जो सब कुछ डिटरमाइन करता है। इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ ताकि मतलब कैसे ब्रीफ क्रिएट कर रहा हूँ आपका इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किस तरीके से काम करता है। अब दो मेन कंपोनेंट आए यहाँ पे, एक तो करंट अकाउंट
दूसरा हमारा क्या आता है, कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। अब करंट अकाउंट कंपोनेंट क्या है वो समझते हैं। करंट अकाउंट है तीन तरह के, एक तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो आपने जनरली सुना होगा अकाउंट के बहुत से टाइप होते हैं, कुछ लोगों का सेविंग्स अकाउंट होता है, कुछ लोगों का करंट अकाउंट होता है, कुछ लोगों का रिकरिंग अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट के बहुत से टाइप होते हैं, उसमें से एक हमारे पास ये है करंट अकाउंट, ठीक है। जनरली करंट अकाउंट जो है ना वो बिजनेसेस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि बिजनेसेस की ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसकी लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए लोग जो है करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ओवरड्राफ्ट, जिनको नहीं बता देता हूं। ओवरड्राफ्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम जो है वो अपनी लिमिट से, यानी कि जितना पैसे हमने जमा करवा रखा है उससे फालतू वहां से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी के नाम पे मैंने किसी को चेक दे दिया 1 लाख का, पर हमारे अकाउंट में से 50,000 रुपए हैं, तो नॉर्मल केसेस में जो चेक है वो बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट है तो स्पेसिफिक लिमिट तक वो जो चेक है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला जाएगा, लेकिन बाद में आप उसे ठीक कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। मतलब एक तरह से अपने बैंक से बोरो कर लिया है पैसा। तो ये कई बार ना जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है हम चेक दे देते हैं, हमें चेक करना भूल जाते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो चेक क्लियर ना हो, वो चेक बाउंस हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जनरली जो है हम जो है करंट अकाउंट यूज करते हैं ऐसे कामों के लिए। अब आगे समझते हैं। तो करंट अकाउंट 3 चीजों में मेन काम करता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। अब आते हैं ट्रेड इन गुड्स पे। ट्रेड इन गुड्स में 2 तरह के गुड्स होंगे। ट्रेड 2 तरीके से करेंगे, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, या फिर हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी गुड्स को फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं, गुड्स या फिर सर्विस को। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम बाय करते हैं डिफरेंट गुड्स को, डिफरेंट सर्विस को फॉरेन कंट्री से। ट्रेड इन सर्विसेज, तो इसमें क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम, 2 टाइप के आते हैं ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम में क्या आएगा, एक तो नेट इनकम और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, कि नेट इनकम कितनी आ रही है और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास क्या है, कितनी है। क्योंकि हम जो है, एक तो होता है रियल इनकम जो हम जनरेट करते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट की इनकम भी होती है, यानी कि जब हम कैपिटल गेन करते हैं या फिर डिविडेंड की इनकम होती है, तो वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा आ रहा है। इसके अलावा नेट नॉन फैक्टर इनकम में क्या आएगा, शिपिंग। शिपिंग का मतलब यहाँ पे ये कि जब हम चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब हम शिपिंग मेथड यूज करते हैं, तो वहां से क्या आ रहा है, पेमेंट। इतनी ये सारी सर्विसेज हैं सबकी सब। बैंकिंग सर्विसेज वही पार्ट है नेट नॉन फैक्टर इनकम का। इंश्योरेंस सर्विसेज, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सारी जो चीजें है ना वो किसका पार्ट है, नेट नॉन फैक्टर इनकम का। अब ट्रांसफर पेमेंट, जिनको नहीं पता बताता हूं मैं, पेमेंट 2 तरह की होती है, या तो फैक्टर पेमेंट, ठीक है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होती है जब हम काम करते हैं ना और वहां से जो पैसा रिसीव हो उसको हम फैक्टर पेमेंट बोल के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गए कहीं पे, हमने कोई वर्क परफॉर्म किया, ठीक है, और वो भी पैसों के लिए परफॉर्म किया, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके बदले में पैसा मिला, काम करने के बदले पैसा मिल रहा, तो हमारी क्या हो गया, फैक्टर इनकम। लेकिन भैया मामा के घर जाओ, है ना, आपको भाई जैसे आप आने लग गए, ठीक है, मामा ने कुछ पैसे दिए, नाना ने कुछ पैसे दिए, तो वो क्या हो गया, वो गिफ्ट हो गई, ठीक है। और वो किसका पार्ट बनता है, ट्रांसफर इनकम का। क्यों, आपने उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करी थी। तो बस ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स। तो इसमें क्या आता है, हमारे गिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारी छूट आ सकती है, फिर ग्रांट्स आ सकते हैं, ठीक है, जो हमें कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हुए हैं। सपोज करो गवर्नमेंट भी बहुत सारे केसेस में सब्सिडीज देती है, तो सब्सिडी क्या है, एक तरह का ग्रांट ही तो है, तो भी इसका पार्ट बन जाएगा ट्रांसफर पेमेंट का। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैपिटल, ये तो हो गया करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक तो हमारे पास है यहाँ पे एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इक्विटी में की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। री इन्वेस्टेड अर्निंग, कई बार री इन्वेस्टेड अर्निंग में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अदर डायरेक्ट फ्लो, ये सब किसका पार्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। अब पोर्टफोलियो में क्या आएगा, एफआईआई, ठीक है, एफआईआई आ गई, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आएगा, एफआईआई ऑफशोर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आता है हमारा अगला एक्सटर्नल बोरिंग्स। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल बोरिंग्स की, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो एक्सटर्नल बोरिंग्स में क्या आएगा कि हमने कितना पैसा यहाँ पे उधार पे लिया है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा। जिसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कि भाई हमने कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कुछ अमाउंट बोरो किया है, ठीक है, वो पार्ट बनेगा हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। या फिर शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि आपने कर्ज तो लिया है पर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड का जनरली मतलब क्या होता है, 1 साल से कम,
ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या आता है लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट एड, भाई गवर्नमेंट ने कोई हेल्प कर दी आपकी, है ना, ये एड वर्ड तो सुना होगा आपने, फर्स्ट एड वर्ड सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है, पहली हेल्प, ऐसे ही गवर्नमेंट एड। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स, इसके अलावा गवर्नमेंट जो लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, अलग लेवल्स पे, वो भी हमारा किसका पार्ट बनता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस का पार्ट बनता है। तो ये हमारे बने करंट अकाउंट के कंपोनेंट, ये हमारा बना कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। अभी इनको हम डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले वीडियोस के अंदर अभी मैं सिर्फ आपको इनका फ्लो चार्ट समझा दिया है कि हमें करंट अकाउंट में कौन कौन चीजें पढ़नी है और हमें कैपिटल अकाउंट में कौन कौन चीजें पढ़नी है। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है भाई, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थोड़ा टाइम हो रहा है रोज। हाँ ठीक है भाई, अभी आ रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अब इसको जो उतारना उतार ले, और भाई नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप के नोट्स ले लेते हैं। ठीक है भाई, और मैं अब जा रहा हूँ, थोड़ा रोजा भी लेता हूँ, भाई बना के लेके आया। ठीक है, जिसको जो उतारना उतार ले।